अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसका एक लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पहले डिस्कशन की कि हार्मोन्स क्या होते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की, हाइपोथैलेमस की, और ख़ास तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब की, और उसमें कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अब हम डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन, तीसरा लेक्चर है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का। अच्छा, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब। हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटीरियर लोब से अगर आप रिकॉल करें, साथ साथ मेरे रिकॉल करते जाएं, सोचते जाएं कौन कौन से हार्मोन्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन यानी सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH। उसके बाद चौथा हार्मोन था गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो था वो, या गोनेडोट्रॉपिन्स में फिर कौन से थे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन औरतों में और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मर्दों में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसके फंक्शंस मर्दों और औरतों में अलग अलग हैं मगर हार्मोन एक है, और प्रोलैक्टिन। ठीक, तो ये हमारी डिस्कशन थी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब बात आती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड की मीडियन लोब की डिस्कशन करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो मीडियन लोब है, मीडियन मतलब मीडियम, दरमियान वाला जो मीडियन लोब है, इससे एक ही हार्मोन की रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब साइट लफ्ज़ मैंने कहा था, साइट या साइटो लफ्ज़ जहाँ पे भी आए तो उसका मतलब क्या है? सेल। ठीक, और मिलेनोसाइट यानी कि मिलेनिन वाला सेल, जिसके अंदर मिलेनिन हो। मिलेनिन एक पिगमेंट होता है, जो कि पिगमेंट किसी भी चीज़ जो कि जिसका रंग होता है या जो रंगत देती है उसे हम कहते हैं पिगमेंट। तो मेलानिन एक पिगमेंट देने वाला एक मॉलिक्यूल होता है, एक सब्सटेंस, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स को हम कहते हैं, पिगमेंट वाले जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिलेनोसाइट। ठीक, अब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि वो हार्मोन जिसने जाके मिलेनोसाइट, रंगत देने वाले सेल को स्टिमुलेट करना है, यानी कि उसको एक्टिव करना है। और जब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानिन को जाके स्टिमुलेट करेगा तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट को जाके स्टिमुलेट करेगा तो क्या रिलीज होगा? मेलानिन। तो पाथवे कुछ यूँ होगा कि क्या, सबसे पहले आपके पास हाइपोथैलेमस से इसका रिलीजिंग फैक्टर निकलेगा। यहाँ पे थोड़ी जगह बना के फिर इसको लिखते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से इसका इनहिबिटिंग फैक्टर निकलता है। ठीक है, हर वक्त मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यूजुअली रिलीज होता रहेगा, लेकिन अगर मेलानिन बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में तो फिर इनहिबिटरी फैक्टर निकलेगा। तो हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी फैक्टर एक और किसका निकल रहा था, रिलीज हो रहा था? प्रोलैक्टिन का। इसी तरह मेलानिन का इनहिबिटरी फैक्टर निकलेगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इनहिबिटरी फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा, जो कि जब हमें ज़रूरत नहीं होगी या हल्की हल्की अमाउंट में रिलीज़ होता रहेगा। क्योंकि अगर मेलानिन, जिन लोगों में जितना मेलानिन ज़्यादा होता है, जैसे जो नेग्रूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अजमी, जैसे अजमी लोग होते हैं उसको हबशी कहते हैं उर्दू में। तो जो हबशी होते हैं उनका तेज़ रंग होता है, बहुत सख्त काला सा रंग होता है। हम जो है एशियंस, हमारी स्किन जो है वो गंदमी रंगत की होती है, तो हम में कुछ मीडियम अमाउंट ऑफ मेलानिन होता है। हबशियों में बहुत ज़्यादा मेलानिन होता है। जो गोरे होते हैं, यूरोपियंस, अमेरिकन, उनके अंदर जो है मेलानिन की अमाउंट, मेलानिन जो रंगत देने वाला पिगमेंट है, कम होता है, इसलिए उनके बाल गोल्डन ब्लॉन्ड होते हैं और रंगत उनकी गोरी गोरी होती है। तो अब ये जो है मेलानिन पिगमेंट इस पर डिपेंड करता है। अब हद से ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट नहीं निकलना चाहिए, तो हाइपोथैलेमस इसको इनहिबिटरी फैक्टर के थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, निकलता कहाँ से MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड के मीडियन लोब से। ठीक, एक्ट कहाँ करेगा जाके?
मेलानोसाइट पे स्टिमुलेट करेगा ना उसको, जब मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ पे एक्ट करेगा, तो मेलानोसाइट से क्या निकलेगा, मेलेनिन, जो कि एक पिगमेंट है और स्किन को कलर देगा। अब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में कुछ बातें हैं, और वो ये कि जो है इसका कलर होता है ब्राउन पिगमेंट का। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर आप दे दें किसी जगह को, बहुत ही ज़्यादा ब्राउन, जैसे एक जगह पे अब डार्क ब्राउन मौजूद हो जाएगा वो कलर, अगर ये ब्राउन कलर है इसमें पिगमेंट दूर दूर है, अगर बहुत ज़्यादा करीब करीब और बहुत ज़्यादा ब्राउन पिगमेंट हो तो वो कलर किस तरह से जाहिर होगा, डार्क ब्राउन जैसा। और अगर दूर दूर हल्का हल्का पिगमेंट हो तो वो गोरा गोरा कलर जाहिर होगा, जैसे कि गोरों का होता है, ठीक, जो अमेरिकन और यूरोपियंस और कॉलोनियल जो आपके कंट्रीज़ है वहाँ के जो लोग होते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारी मीडियन लोब की डिस्कशन ऑलमोस्ट एंड हुई। अच्छा, अब इसके बारे में एक और ये चीज़ है, प्रेगनेंसी में जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में औरतों की यहाँ छाइयाँ बन जाती हैं जिन्हें हम फ्रेकल्स कहते हैं, तो वो भी मेलेनिन की वजह से हो रही होती हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। प्रेगनेंसी में ये हमने इफेक्ट पड़ा। फिर हमने देखा कि मेलानोसाइट का एक आम आदमी में आम तौर पे जो रेट है वो क्या चीज़ कंट्रोल कर रही होती है, लाइट, एक्सटर्नल लाइट। एक्सटर्नल लाइट कितनी आ रही है, ये रेट कंट्रोल कर रही होती है मेलानोसाइट का या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, कितने मेलानिन प्रेजेंट है, ठीक। अच्छा, अगर मेलानिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो कौन सा डिजीज़ होता है कि जिसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है, वो डिजीज़, मेलानिन ज़्यादा होने का मतलब कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा हो रहा है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज़। तो एडिसन्स डिजीज़ में ये हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की। यहाँ पे हमारे मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की ख़त्म हुई डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करेंगे पोस्टीरियर लोब की डिस्कशन। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। पोस्टीरियर लोब के बारे में मैंने बताया था कि जो दो हार्मोन्स पोस्टीरियर लोब में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन, और वो हाइपोथैलेमस से ऑलरेडी प्रोड्यूस होके आ रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने हार्मोन्स देखे थे एंटीरियर लोब के, उनके रिलीजिंग या इनहिबिटरी फैक्टर्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इनके डायरेक्ट हार्मोन्स बने हुए आ रहे हैं। मीडियन लोब हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मैंने आपको बताया था कि जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर लोब है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम है। पोस्टीरियर लोब के कौन से दो हार्मोन्स हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, और दूसरा हार्मोन कौन सा, ऑक्सीटोसिन, जो कि डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब को और पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड और यानी कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल सर्कुलेशन के थ्रू, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू किसका कनेक्शन है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन हाइपोथैलेमस के साथ वेसल्स के थ्रू है, ठीक। और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जिससे ऑक्सीटोसिन और ADH रिलीज होते हैं, उसका कनेक्शन किसके थ्रू है, उसका कनेक्शन हाइपोथैलेमस के साथ है नर्व्स के थ्रू। तो इसलिए हम उसे नर्व टर्मिनल्स, कुछ नर्व्स आ रही होती हैं, न्यूरॉन्स, हमने देखा था कि न्यूरॉन्स के एंड से जिस तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, इस तरह से हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करने वाली कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं जिनके टर्मिनल्स है, जिनके एंड से रिलीज होता है ADH और ऑक्सीटोसिन। बन गया हाइपोथैलेमस में होता है, जाना पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, तो वो न्यूरॉन या नर्व टर्मिनल्स उसे पहुंचा देते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब, जिसकी हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं कि काम क्या होता है। ADH और ऑक्सीटोसिन पहुंच गया पोस्टीरियर लोब में। अब ADH का दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन, ठीक है,
वेसोप्रेसिन। अब ये क्या करता है, अगर बीपी डिक्रीज हो गया, बॉडी ने सेंस किया कि ब्लड प्रेशर कम हुआ है, ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो इसका मतलब है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है इसका मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर या फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि जितना ज़्यादा ब्लड होगा, जितना ज़्यादा खून होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। और ब्लड का, प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट क्या है, वाटर, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर कम है, इसका मतलब है कि ब्लड वॉल्यूम कम है, अमाउंट ऑफ ब्लड कम है, इसका मतलब है कि पानी की भी कमी है या क्वांटिटी कम है ब्लड वॉल्यूम की। ब्लड वॉल्यूम कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है, ठीक। अच्छा, अब इससे क्या होता है, जब ये देखा अपनी बॉडी ने, ये चीज़ें देखी कि ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर है कम है, तो दिमाग के पास, मैंने कहा था कि हर चीज़ सेंस हो रही होती है, जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, तो ये सिग्नल चला जाता है दिमाग के पास, ब्रेन के पास, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जब इनपुट जाती है हाइपोथैलेमस के पास, और वो क्या रिलीज़ करता है इन कंडीशन में, बीपी कम, ब्लड वॉल्यूम कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, हाइपोथैलेमस ने बनाया एडीएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेज दिया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एटीएच रिलीज होगा। हमेशा याद रखना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर वो आपसे पूछता है तो वो रिलीज भी एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है और बनता भी वही है, तो इसी तरह बाकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी के थे। लेकिन अगर एडीएच या वेसोप्रेसिन जिसे कहते हैं और ऑक्सीटोसिन के बारे में कोई पूछे तो वो बनता हाइपोथैलेमस में है और स्टोर सिर्फ जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है, रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। लेकिन उसका बनना कहाँ है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन का, हाइपोथैलेमस के अंदर। अच्छा जी, तो अब जब ये कंडीशंस हो गई, बीपी लो, ब्लड वॉल्यूम कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच पिट्यूटरी के पोस्टीरियर ने जब सिक्रीट किया, और इससे क्या होगा कि इंक्रीज्ड ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की किडनी से, ये किडनी पे जाके काम करेगा। हम जब पढ़ रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन का चैप्टर और होम्योस्टेसिस के अंदर, तो हमने ये पढ़ा था कि एडीएच हार्मोन जो है आके किडनी में एक्ट करता है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा देता है। जब ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा देता है, आई थिंक मैंने आपको ये पहले डिस्कशन की है, अगर खैर नहीं भी की तो अभी भी आप देखें कि जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा दी पानी की, ज़्यादा पानी खून में रहेगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो इसका मतलब है कि बीपी, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगेगी। जब फोर्स ज़्यादा, जैसे अगर एक पाइप है, एक पाइप में अगर एक बड़ी टैंकी से पानी आ रहा है, ज़्यादा पानी आ रहा है, तो प्रेशर पाइप में ज़्यादा होता है। और अगर थोड़ा पानी आ रहा है, थोड़ा पाइप, छोटा पाइप है और उसमें छोटी जगह से, थोड़ी जगह से थोड़ा सा पानी आ रहा है, तो इतना प्रेशर नहीं होता। तो इस वजह से जब खून कम था तो ब्लड प्रेशर का, ब्लड वॉल्यूम कम था तो ब्लड प्रेशर भी कम था। अब जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक। अब जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो गया तो इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए था, बीपी कम था और बीपी ज़्यादा ही तो करना था। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन ने क्या किया कि किडनी पे जाके एक्ट किया और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन, ये हमने पढ़ा था, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा दी, ठीक। ज़्यादा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन, एंटी डायरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट पे, नेफ्रॉन के जाके एक्ट करता था। रीनल हमने पढ़ा था जब किडनी के चैप्टर में नेफ्रॉन हम पढ़ रहे थे कि आखिरी पोर्शन में हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा करा देता है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन एक तो ज़्यादा कराता है, उससे क्या होता है कि यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, पानी कम ज़ाया होता है यूरिन के थ्रू, और बीपी, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, बीपी ज़्यादा हो जाता है और बीपी जितना हमें चाहिए था नॉर्मल हो जाता है, ठीक। अच्छा, अगर ये हार्मोन कुछ लोगों में नहीं प्रेजेंट होता या कम प्रेजेंट होता है, उनमें एक ख़ास बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिटस। जो आम डायबिटीज़ होता है वो होता है डीएम, डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन जिन लोगों में एडीएच की कमी होती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी होती है, उनमें जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिटस। और इसमें उनको बहुत ज़्यादा पेशाब की हाजत होती है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करते हैं। तो डायबिटीज़ इंसिपिटस में अब एंटी डायरेटिक हार्मोन कम है, यानी कि यूरिन को कम करने वाला हार्मोन कम है, तो अब यूरिन ज़्यादा होगा। जब यूरिन ज़्यादा होगा तो आपको बार बार हाजत होगी। तो जब एंटी डायरेटिक हार्मोन कम, तो जो बीमारी है वो है डायबिटीज़ इंसिपिटस। अच्छा, अब देखो नाम से हमें पता चलेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अच्छा, डायूरेसिस क्या होती है?
यूरेसिस का मतलब है टू पास यूरिन, पेशाब करने का अमल, यूरिनेशन, उसे यूरेसिस कहते हैं। डायूरेसिस टू पास मोर यूरिन, ज़्यादा यूरिन पास करना, ठीक है। डायूरेसिस तो ये हो गया, लेकिन इसके साथ ये लफ्ज़ है एंटी डायूरेसिस, मतलब ज़्यादा यूरिन को ना पास करवाने वाला हार्मोन। इसका मतलब है कि कम यूरिन पास करवाने वाला हार्मोन है ADH, जिसकी डिस्कशन हमने पूरी कर ली। अब अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की डिस्कशन भी हमने होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में की थी, जब हम पढ़ रहे थे कि फीडबैक मैकेनिज्म और ख़ासतौर पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इस चैप्टर के एंड में भी उसकी डिस्कशन है, तो हम उसे दोबारा देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये देखें कि ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है। अच्छा, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कब स्टिमुलेट होगा, किस सिचुएशन में? इट इज स्टिमुलेटेड जब डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स होगी। सर्विक्स क्या है? यूट्रस का नीचे वाला हिस्सा। यूट्रस वो जगह होती है जहाँ पे बच्चा जो है वो फीटस या एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जहाँ बच्चा बन रहा होता है, पैदा होता है, तो उसको जो नीचे वाला पोर्शन है उसे कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। तो जब सर्विक्स की डायलेशन होगी, जब ये चीज़ डायलेट हो जाती है तो यहाँ से बेबी की डिलीवरी होती है। जब अगर पहले ये जब बच्चा की डिलीवरी नहीं होनी होती, उस वक्त ये जगह नैरो होती है, तंग होती है। जब ये जगह खुल जाती है तो यहाँ से बच्चे की एक्सपल्जन या रिलीज हो जाता है, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। इसकी अच्छी खासी डिस्कशन हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में करेंगे, और कुछ जब हम गोनेड्स पढ़ेंगे, ओवरीज, तब भी थोड़ा बहुत देख लेंगे कि उसके हार्मोन्स क्या करते हैं। अच्छा, पार्चुरेशन के टाइम पे सर्विक्स की डायलेशन हो जाती है। जब सर्विक्स की डायलेशन होती है तो पीछे से जो ये यूट्रस है यूं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बेबी को आगे एक्सपेल करता है। तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन, सर्विक्स की डायलेशन, ये वो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं जब ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना शुरू हो जाता है, और वो ज़्यादा रिलीज होता है। अच्छा, और जब प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाए, तब भी ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। तो क्या क्या? यूट्रस की डायलेशन, सर्विक्स की डायलेशन, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस, प्रोजेस्टेरॉन का कम होना, या फिर सकलिंग, जब बच्चा जो है मिल्क सकल करने के लिए निप्पल को सकल करता है, जब बच्चा जब वो दूध पीने की कोशिश करता है, उस वक्त ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। अब ऑक्सीटोसिन ने फिर जब ये सब फैक्टर्स, उसके स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं, ये सब करोगे तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। अब ऑक्सीटोसिन ने करना क्या है? ऑक्सीटोसिन जाके यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है कि सर्विक्स डिलेट हो गया है, डायलेट हो गया है, फैल गया है, खुल गया है, अब पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है यूट्रस को ताकि बेबी बाहर आए। एक ये काम करवाता है। दूसरा काम ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? मिल्क की इजेक्शन, कि मिल्क जो है वो बाहर निकले मेमरी ग्लैंड से या ब्रेस्ट से। तो आपने हमेशा याद रखना है, वो हार्मोन जो मिल्क बनाता है उसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। मिल्क की प्रोडक्शन वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन, और मिल्क की इजेक्शन, मिल्क को निकालने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो मिल्क इजेक्शन वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। और मिल्क प्रोडक्शन वाला जो हार्मोन है, मिल्क को जो बनाने वाला हार्मोन है, वो कौन है? प्रोलैक्टिन। ठीक, यहाँ पे हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की डिस्कशन ख़त्म हुई। ठीक, तो अब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया और हमने पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ लिया। अब अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड की डिस्कशन के लिए हम पहले थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। थायराइड ग्लैंड तकरीबन एक एच शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है इसका, और 2 लोब्स होते हैं इसके। जिस तरह पिट्यूटरी के 3 लोब्स थे, इसके 2 लोब्स होते हैं, और वो 2 लोब्स आपस में जिस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं उसे हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, दो लोब्स का जो कनेक्शन है थायराइड के, उसे हम कहते हैं इस्थमस। ठीक, अब थायराइड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। थायराइड ग्लैंड से, यानी कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है T3, T4, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन। ये 3 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अच्छा, अब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड किस शेप का स्ट्रक्चर होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स एच शेप्ड। तो एक लोब ये होता है, एक लोब ये होता है, और बीच में जो इनके कनेक्शन है इसे हम क्या कहते हैं? इस्थमस। ठीक है, इस्थमस। अच्छा, अब थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो क्या है? T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 क्या है? ट्राई, 3 आइडो थायरो
निन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन, 3 और 4। 3 क्या, इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होंगे तो ट्राईआयोडो, और 4 तो टेट्राआयोडो। फंक्शन दोनों का सेम होता है। और कैल्सिटोनिन का फंक्शन फिर हम देखते हैं। तो ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है वो क्या हार्मोन है, इसने क्या करना होता है, मैं इसके फंक्शंस लिखती हूँ। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज टूटता है तो हमें पता है क्या होता है, हीट और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या और क्या होती है, एटीपी, यानी कि एटीपी की जनरेशन होती है। फिर तीसरा काम ये क्या करता है, ग्रोथ। किसके साथ, ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन था, सोमेटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन। और ये क्या करता है, ब्रेन सेल्स की डिफरेंशिएशन, ब्रेन सेल्स की डिफरेंशिएशन, ठीक। और एक और काम इसका है जो कि एनिमल्स में, ख़ासतौर पे एम्फीबियंस में ये क्या कराता है, मेटामॉर्फोसिस। एम्फीबियंस में ये क्या कराएगा, मेटामॉर्फोसिस, ठीक। अच्छा जी, अब क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये काम है T3 T4 के, यानी कि इन T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन का दूसरा नाम हम इसे थायरॉक्सिन भी कहते हैं। आप अपने घर में देखिएगा, अक्सर लोगों को थायराइड ग्लैंड में खराबी की वजह से थायराइड हार्मोन कम बनता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं। अक्सर औरतों को, शुगर के मरीज होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उन्हें इंसुलिन की गोलियां या इंजेक्शन दिए जाते हैं बाहर से इंसुलिन, तो इसी तरह ये बाहर से थायरॉक्सिन दिया जाता है। अच्छा, तो ये इसके फंक्शंस हैं कि ये ग्रोथ में काम कराता है। किसके साथ, ग्रोथ असल में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन करा रहा था, ये उसके साथ कराता है। मेटाबॉलिज्म को, ब्रेक डाउन को फास्ट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, ब्रेन सेल्स की डिफरेंशिएशन, यानी कि ब्रेन सेल्स बॉडी में, बच्चा जब छोटा होता है तो वैसे भी जब ग्रोथ हो रही होती है सेल्स हर तरह के होते हैं, लेकिन उस सेल्स ने कि इस सेल ने ये मखसूस काम करना है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, कि इस चीज़ के लिए इसकी डिफरेंशिएशन, इस चीज़ के लिए ये मखसूसियत हो गई, इस चीज़ के लिए मखसूस हो गया, तो उसे हम कहते हैं ब्रेन सेल्स के लिए डिफरेंशिएशन के लिए। और एम्फीबियंस में, वो जानवर जो खुश्की और पानी में भी रहते हैं जैसे फ्रॉग्स, उसमें ये मेटामॉर्फोसिस करवाता है। अब फ्रॉग में किस तरह से मेटामॉर्फोसिस करवाएगा, यानी कि मेटा का मतलब होता है मॉर्फोस, मॉर्फ कहते हैं शक्ल को, शक्ल यानी कि शेप, लोकेशन, फिजिकल अपीयरेंस, दिखावट कैसी है उसकी, और मेटा मीन्स चेंज, तो वो या नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट फेज लाता है, अगली शक्ल लाता है। आपको पता होगा कि फ्रॉग जो होता है पहले उसका एक टैडपोल होता है, ऐसे करके एक स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर टैडपोल जो है फाइनली उससे क्या बनता है, एक फ्रॉग बन जाता है। मेरा तो बड़ा भयानक किस्म का फ्रॉग है, ठीक है, एक फ्रॉग बन जाता है उससे। तो अगर थायराइड हार्मोन जैसा हार्मोन एम्फीबियंस में ना हो तो वो उनमें ये मेटामॉर्फोसिस, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलने का स्टेप नहीं हो पाता, टैडपोल फ्रॉग में नहीं तब्दील हो पाता। जब टैडपोल फ्रॉग में तब्दील नहीं हो पाता तो वो टैडपोल ही रह जाता है, लेकिन एक छोटे टैडपोल से बस एक बड़ा टैडपोल रह जाता है, लेकिन वो फ्रॉग नहीं बन पाता, ठीक। अब इसके बाद कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है, बल्कि इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर T3 T4 वाले हार्मोन्स ना हो, कम हो या ज़्यादा हो तो कौन सा डिजीज़ होता है, ठीक। अब इससे रिलेटेड 3 डिजीज़ हैं। ग्रेव्स डिजीज़, कुछ लोग इसे ग्रेविस डिजीज़ कहते हैं, लेकिन ग्रेव्स डिजीज़, ठीक, इसमें क्या होता है कि T3 T4 ज़्यादा हो जाता है, इसमें एक्सोफ्थैल्मस और गाउट होता है, वो मैं बताती हूँ कि क्या होता है। फिर उसके बाद क्रेटिनिज्म और माइक्सोडीमा, ठीक है। अब ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, इसमें जब T4 ज़्यादा होगा, और क्रेटिनिज्म और माइक्सोडीमा कौन से डिजीज़ हैं जिसमें ये थायराइड हार्मोन कम होगा। बच्चों में अगर कम होगा तो किड्स में क्या होगा, क्रेटिनिज्म, और अगर एडल्ट्स में, बड़ों में थायराइड हार्मोन कम होगा तो माइक्सोडीमा, ठीक। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है कि अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो इसकी पहचान कैसे होती है, आंखें बाहर को आ जाती हैं और ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर क्या है कि जो गले के गदूद हैं बहुत मोटे, गला बहुत फूला फूला हो जाता है, इसे हम, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा थायराइड बना रहे हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। उसका हाइपरट्रॉफी लफ्ज़ का क्या मतलब है, हाइपर मैंने बताया कोई चीज़ का ज़्यादा होना, और ट्रॉफिक लफ्ज़ ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। तो हाइपरट्रॉफी, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाता है। तो गले में एक चीज़ होती है टॉन्सिल एक लिम्फ नोड है, वो अलग चीज़ है, वो थोड़ा पीछे को और ऊपर को होता है, गले में होता है, नेक में नहीं होता।
तो गर्दन में नहीं होता। तो टॉन्सिल का बढ़ना अलग चीज़ है, गॉइटर अलग चीज़ है। गॉइटर में थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। तो ग्रेव्स डिजीज़ में गॉइटर होता है, एक्सोफ्थैल्मस, ऑफ्थैल्मस जैसे रीनल किडनी के लिए यूज़ होता है, ऑस्टियन जो है वो ऑस्टियो बोन के लिए यूज़ होता है, वैसे ऑफ्थैल्मिक या ऑप्टिक ये लफ्ज़ आंख के लिए यूज़ होता है। और एक्सो का मतलब बाहर, तो आंखें बाहर को निकल आ जाती हैं। ऐसी तस्वीर आप बुक में देखेंगे, ऐसे बाहर को बिल्कुल निकली हुई फ्रॉक की जैसी आंखें हो जाती हैं। तो ग्रेव्स डिजीज़ में ये होता है। और इसमें मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है। अब जो काम थायराइड हार्मोन कर रहा था वो ये सारे काम ज़्यादा हो जाएंगे। और वो डिज़ीज़ जिसमें ये हार्मोन कम होगा तो ये सारे काम कम हो जाएंगे। इसी तरह से आप बस हार्मोन के फंक्शन याद रखें, उसका डिजीज़ आपको खुद याद हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो वो काम ज़्यादा, और अगर कम है तो कम। क्रिएटिनिज्म में क्या होता है कि बच्चों में ये होता है जिनमें अगर थायराइड हार्मोन कम हो, उसमें फिर सख्त किस्म के बाल आ जाते हैं और येलो येलो सी उनकी स्किन हो जाती है, और दिमाग भी उनका सही काम नहीं करता। दिमाग क्यों काम सही नहीं करेगा? क्योंकि हमने पढ़ा कि एक फंक्शन था इसका ब्रेन सेल की डिफरेंशिएशन। जब ब्रेन सेल सही काम नहीं करेंगे तो दिमाग काम सही नहीं करेगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी उन बच्चों में जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी है। और डिजीज़ का नाम क्रिएटिनिज्म। फिर है मायोक्सोडेमा। अगर बड़ों में, अब बड़ों में क्या है कि खाने में आयोडीन कम ले रहे हैं आप, तो आपको हो जाएगा मायोक्सोडीमा। मायोक्सोडीमा की वजह से क्या होगा कि एडीमा कहते हैं सेल पानी का भरना स्किन के अंदर, सेल से बाहर निकलना पानी, उसको हम एडीमा कहते हैं ज़्यादातर। इसका मकसद यही होता है। स्किन के नीचे आप देखेंगे इसमें एक पिटिंग एडीमा होता है, एक नॉन पिटिंग। पिटिंग ये है कि अगर आप स्किन फूली हुई है, हाथ फूला हुआ है और आप यूँ उंगली लगाएं और एक खड्डा बन जाए, पिट बन जाए, तो उसे हम पिटिंग कहेंगे। और अगर पिट ना बने तो नॉन पिटिंग। खैर, तो मायोक्सोडीमा हो जाएगा। उनके अंदर जो है बाहर की तरफ पानी निकलेगा हाथों में, तो हाथ पफ़ी पफ़ी हो जाएंगे। उसके अलावा उनका जो है वेट इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि फ़ैट डिपोजिशन ज़्यादा हो रही है। अब क्या था कि ये जो है थायराइड हार्मोन फैट्स को, ग्लूकोज को तोड़ रहा था, तो ये लोग जिनमें इसकी थायराइड हार्मोन ज़्यादा काम करेगा वो लोग पतले हो जाएंगे, काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, जिन्हें ग्रेव्स डिजीज़ होगा। लेकिन जिन्हें मायोक्सोडीमा होगा वो मोटे हो जाएंगे क्योंकि अब उनमें ये तोड़ने वाला हार्मोन कम हो गया, तो उनमें फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी और वो लोग मोटे हो जाएंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिए थायराइड हार्मोन्स और थायरोक्सिन और उसके हार्मोन्स। अब हम उसके डिजीजेस, अब हम कैल्सिटोनिन पढ़ते हैं। कैल्सिटोनिन नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम से रिलेटेड कोई हार्मोन है। तो जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो थायराइड ग्लैंड से निकलेगा कैल्सिटोनिन, और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन जाके क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ कराएगा। कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है तो ये इसको जाके डिक्रीज कराएगा। कहाँ पे कैल्शियम को डिक्रीज कराएगा, कहाँ कैल्शियम को कम कराएगा, ब्लड से लेके जाएगा। ब्लड में ज़्यादा है तो ये ब्लड में कम कराएगा, और ब्लड में कम कराने किस तरह से कराएगा कि ये ब्लड कैल्शियम को बोन तक लेके जाएगा। तो ब्लड से बोन में लेके जाएगा कैल्शियम को। जब बोन में डिपोजिशन कराएगा, रखवाएगा, तो कैल्सिटोनिन, तो क्या होगा कि ब्लड में खुद ही से कैल्शियम कम हो जाएगा। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कैल्सिटोनिन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, कैल्सिटोनिन कैल्शियम को ब्लड टू बोन ले जाएगा, यानी कि उसकी डिपोजिशन करवाएगा, ठीक, कैल्शियम की। अब इस क्यों में ये खास तौर पे लिखा है क्योंकि अगला हार्मोन जब हम पढ़ रहे हैं पैराथायराइड हार्मोन, वो इसका उल्टा करता है। अब यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड की डिस्कशन ख़त्म हो गई। अब हम अगला हार्मोन, अगला ग्लैंड पढ़ते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, पैरा, मैंने कहा कि ये लफ्ज़ है कि पैरा का मतलब होता है अराउंड, किसी के करीब प्रेजेंट होना, पैरेलल प्रेजेंट होना। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, चौथा ग्लैंड जो है पैराथायराइड ग्लैंड, और इसमें से जो हार्मोन निकलता है वो है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कब निकलता है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है। और फिर ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम कम है तो ये बोन्स के अंदर से कैल्शियम को निकाल के लाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है, बोन से निकाल के लाएगा। मैंने कहा था कि बोन से निकालने की, कैल्शियम के निकालने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीजॉर्प्शन। जब होम्योस्टेसिस में हम किडनी में यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आपने एक्सक्रीशन, जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक, कि आपने रिजॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन को कंफ्यूज नहीं करना। रीअब्जॉर्प्शन किडनी में होती है और रीजॉर्प्शन बोन में होती है। बोन से कैल्शियम को वापस निकालने को हम कहते हैं रिजॉर्प्शन। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा,
पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसे हम PTH भी कहते हैं। PTH कैल्शियम कहाँ क्या करेगा, कैल्शियम को बोन टू ब्लड लाएगा, यानी कि जब कैल्शियम ब्लड में कम है तो तब ये काम करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, क्या कराएगा, रिजॉर्प्शन कराता है। ठीक, अच्छा, तो ये क्या मतलब हुआ, ये हार्मोन्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये एंटागोनिस्ट्स हैं एक दूसरे की, एंटागोनिस्टिक एक्शन। एंटा मतलब कोई भी चीज़ उल्टा, कोई भी काम ऑपोजिट, और ऑपोजिट फंक्शन करने वाली जो दो चीज़ें होती है उसे हम कहेंगे एंटागोनिस्ट्स। जैसे हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट में भी ये लफ्ज़ पढ़ा है कि एंटागोनिस्टिक मसल होते हैं, अगर एक मसल फ्लेक्शन कर रहा है तो दूसरा मसल एक्सटेंशन करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड की डिस्कशन भी हो गई। अब इसके बाद कुछ ग्लैंड्स रह गए हैं, उनके डिस्कशन और फीडबैक मैकेनिज्म हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3rd लेक्चर ख़त्म होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन का। इसके बाद हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।